गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, महाराष्ट्र व कर्नाटक। तो फ्रेंड, पुलिकट झील जिन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है वो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, जिसमें से देखा जाए तो झील का जो 90% जो भाग है लगभग वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील उड़ीसा में स्थित चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड? चिल्का झील है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। देश में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड? पुलिकट झील है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। हाल ही में इस झील पर प्रतिवर्ष आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ है। तो ठीक है, इस झील पे बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन हो रहा है, जिस कारण से ये जो झील है वो चर्चा में बनी हुई है। ये प्रवासी पक्षी कौन है? तो देखा जाए इस झील पर प्रतिवर्ष ग्रे फ्लैमिंगो और वेलिकन जैसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी आते हैं। तो अगर आप लोग को किसी को ग्रे फ्लैमिंगो और वेलिकन पक्षियों को देखना है तो आप पुलिकट झील में जा सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। पुलिकट झील के पास एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस झील के पास में है? पुलिकट झील के पास में। अगर पूछे राज्य तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है। पुलिकट और नेलापट्टू में प्रत्येक वर्ष फ्लैमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फ्लैमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पुलिकट और नेलापट्टू। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे है, हाल ही में राज्यों एवं या केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? केवड़िया, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो गुजरात के केवड़िया में हुआ है। इसके बारे में अगर देखें तो केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में 30 से 31 अगस्त 2021 के मध्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केवड़िया व गुजरात केवड़िया जो कि गुजरात में संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में? केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुआ है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात के केवड़िया में। इस सम्मेलन का उद्देश्य मेन है हमारे लिए कि इस सम्मेलन का उद्देश्य 3 प्रमुख मिशनों क्या क्या? पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करना है। पोषण अभियान के बारे में बात किए थे। मिशन वात्सल्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो कोविड-19 के दौरान जिन महिलाओं के जो पति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड की वजह से, उनको वहाँ की सरकार के द्वारा सहायता देना। और मिशन शक्ति फ्रेंड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण दिलाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है मिशन शक्ति। इन्हीं 3 मिशनों पे यानी कि इन्हीं 3 मिशनों कौन से हैं? वो आपका पोषण है, मिशन वात्सल्य है, मिशन शक्ति। इस पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करने के लिए केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? केवड़िया गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता की? इप्सा फ्रेंड 3 देशों से मिलकर बना है, नाम से पता, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर यानी कि साउथ अफ्रीका। तो इन तीनों देशों के यानी कि इप्सा समूह के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता की गई है दक्षिण अफ्रीका की, ब्राज़ील की, भारत की या फिर रूस की? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके बारे में देखें तो भारत की अध्यक्षता में
इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। और देखा जाए तो कौन था इसका अध्यक्ष के रूप में भारत की तरफ से, तो जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल ने अध्यक्षता की। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका विषय भी पूछ सकता है, थीम भी है। जो थीम थी वो थी जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। आप लिख लीजिए जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, उसका ये थीम था। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा जैसे आदि विषयों पर चर्चा करना। ठीक है, समुद्री सुरक्षा हो गया, आतंकवाद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध हो गया, साइबर सुरक्षा, इन विभिन्न विषयों पर चर्चा था। इप्सा के बारे में अगर देखें फ्रेंड, तो इप्सा एक ऐसा मंच है जो 3 अलग अलग महाद्वीपों के बड़े लोकतंत्र एवं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत भी आपका लोकतंत्र है, ब्राज़ील में भी लोकतंत्र, दक्षिण अफ्रीका में भी लोकतंत्र, तो इन तीनों की चूंकि एक समान चुनौतियां हैं, इन दोनों के सामने जो भी चुनौती वो समान है, तो इप्सा इनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है, एक मंच पर आकर के अपने एक तरीके से विचार विमर्श करके इनके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान मिल करके ये निकालते हैं। तो इप्सा एक तरीके से उनको ये मंच प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें ये मंच कब बना, तो इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून 2003 को ब्रासीलिया, जो कि ब्राज़ील की राजधानी में बैठक हुई और इस इप्सा वार्ता मंच का गठन हुआ। ठीक है, तो इप्सा वार्ता जो मंच है वो कब गठित किया गया? 2003 को किया गया। कहाँ किया गया? ब्रासीलिया में किया गया, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, तथा ब्रासीलिया घोषणा पत्र जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि ब्रासीलिया घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ये इप्सा से संबंधित है। ठीक है, इप्सा यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो आपका वार्ता मंच है वो ब्रासीलिया घोषणा पत्र से गठित किया गया। ये घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 2003 में जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मेंशन नहीं है, जो भारत है वो अगला जो है यानी कि 2022 का जो इप्सा का शिखर सम्मेलन होगा ना, जो इप्सा का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। ये लिख लीजिए कि 2022 के इप्सा के शिखर वार्ता की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। वो भी इस बैठक में इस बात का, इस मुद्दे पर भी चर्चा किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत के द्वारा एक मिलन नामक एक्सरसाइज चलाया जाता है। मिलन नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भारत ने इस बैठक के दौरान ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को मिलन जो नौसैनिक अभ्यास किया जाता है उसके लिए आमंत्रित किया। ठीक है, जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड, ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, कई देश इसमें भाग लेते हैं। तो इस बैठक के दौरान ये भी चर्चा में रहा था मिलन नौसेना अभ्यास, जिसमें भारत ने ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया। ठीक है, और इन तीनों देशों के बीच में एक अभ्यास होता है, वो भी ध्यान लीजिएगा, तो इप्सामार। ठीक है, इप्सामार अभ्यास किया जाता है इन तीनों देशों के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलें, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के द्वारा किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो किसान स्टोर कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो खुल रहा है? देखें, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फेसबुक या फिर अमेज़ॉन। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा अमेज़ॉन इंडिया। अमेज़ॉन इंडिया के द्वारा किसान स्टोर लॉन्च किया जा रहा है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो अमेज़ॉन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। डायरेक्ट यही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इस स्टोर को लॉन्च केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। और किसान स्टोर एक ऑनलाइन मंच होगा जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि जो 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, एक तरीके से जो किसान स्टोर है वो एक ऑनलाइन मंच है। किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? वो अमेज़न इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके माध्यम से जो किसानों को जो है कृषि उपकरण, उनको सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक जो है कृषि संबंधी सामानों उनको प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, और ये देखा जाए ये उत्पाद जो है छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान कौन सा, किस विद्यालय का रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस विद्यालय का रहा है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एल विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय।
तो फ्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे 99 कंट्रीज़ के लगभग 1600 विश्वविद्यालयों को 99 जो है आपके कंट्रीज़ विश्व से, इसमें 1600 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। और इसमें जो टॉप रैंकिंग में फ्रेंड रहा था वो है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो लगातार 6वें वर्ष जो है रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है, लगातार 6 वर्षों से ये लगातार टॉप पे रहा है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि कहाँ से है, ये ब्रिटेन से संबंधित है फ्रेंड। इसके बारे में देखें तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे स्थान पर है अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो टॉप पे कौन है आपका, ब्रिटेन की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पे आपके अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे पे है आपकी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की स्थिति देखा जाए क्या है, तो भारत की जो स्थिति है इसमें भारत ने 3 शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 400 के सूची में स्थान दिया, मतलब 400 के अंदर में आते हैं ये, जिसमें से देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु वो किसके अंतर्गत 301 से 350 ब्रैकेट में आ जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो है आईआईटी रोपड़ है वो 351 से 400 के बीच में आ जाता है। और इंदौर आईआईटी इंदौर जो है 401 से लेकर के 400 लगभग 500 ब्रैकेट के अंतर्गत आता है। ये जो रैंकिंग हुई थी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसमें देखा जाए 99 देश शामिल थे। उनकी कितनी यूनिवर्सिटी, लगभग 1662 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। और देखा जाए तो इसमें 4 क्षेत्रों को कवर किया गया था। ठीक है, इस रैंकिंग के दौरान 4 क्षेत्रों को कवर किया गया था। ये क्षेत्र कौन से थे फ्रेंड, शिक्षा जो हो गया, शिक्षण हो गया, अनुसंधान हो गया, ज्ञान हस्तांतरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें 4 क्षेत्रों के आधार पर इनकी रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच में 2+2 संवाद का आयोजन किया। ये आईएएस में भी ये प्रश्न आ चुका है फ्रेंड, लेकिन इसका आयोजन किया जाएगा, अभी फिर किया जाएगा। 2+2 संवाद किन देशों के बीच में होता है, तो देखा जाए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और फिर रूस। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से भारत का 2+2 संवाद होता है। इसके बारे में देखें तो भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद नवंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा को देखिए किसके द्वारा किया गया, ये विदेश जो सचिव हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंखला के द्वारा किया गया है। और 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में होता है। ये पूछा था फ्रेंड प्रश्न, ध्यान रखिएगा। 2+2 मतलब 2 आपके इधर से, तो 2 मंत्रियों का सम्मेलन, तो कौन होगा, एक आपका विदेश मंत्री होगा और एक रक्षा मंत्री होगा। फिर भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और वहाँ पे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका के, इन दोनों के बीच जो संवाद होता है उसी को हम 2+2 संवाद कहते हैं। और ये चौथा संवाद होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि वाशिंगटन डीसी में होगा, नवंबर में होगा। पहला कब हुआ था 2+2 संवाद, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में जो संवाद हुआ था ये 2018 में हुआ था। कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मुंबई या फिर राजस्थान। तो फ्रेंड आंसर है मुंबई। मुंबई में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। इसके बारे में अगर देखें तो आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को मुंबई से किया गया, और मुंबई से शुरुआत के उसी दिन देखा जाए तो और भी स्थानों से किया गया। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 3 सितंबर को देश भर में 45 से अधिक स्थानों में इस अभियान की शुरुआत की गई। इसी के साथ साथ पहले शुरुआत जो की गई मुंबई से किया गया, फिर उसी दौरान उसी दिन अन्य जो है 45 से अधिक स्थानों पर इस अभियान की शुरुआत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है फ्रेंड, कि एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधि पौधों को वितरित करना। ठीक है, 75 लाख घरों में औषधि पौधों को वितरित करना इस अभियान का, यानी कि आयुष आपके घर अभियान का लक्ष्य है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की गई। इसके बारे में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा
खांडू ने राज्य में कृषि व बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के साथ 2 ऋण संबंधी योजनाओं, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत किया। तो एक तरीके से ये जो योजना है वो ऋण से संबंधित है और किसको बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश में, राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो किसानों की आयु को दुगनी करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें किसानों को ऋण संबंधी जो है सहायता प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपने जो कृषि संबंधी जो है चीज़ों का विस्तार कर सकें। यह योजना किसानों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए? किसानों के लिए होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होगा और किसान उत्पादक संगठनों के लिए होगा। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, यानी कि जो योजना है, कौन सी योजना? आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत एक किसान बिना किसी जमानत या बैंक गारंटी के 1.6 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकता है, जबकि एक स्वयं सहायता समूह 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकता है। यानी कि जब उनको ऋण दिया जाएगा तो उनसे किसी भी तरह का कोई जमानत नहीं या फिर किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उनको 1.6 लाख रुपए तक का जो ऋण दिया जा सकता है किसानों को दिया जाएगा और वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा बिना किसी गारंटी, बिना किसी जमानत के, ठीक है, बिना के लिए। तो एक तरीके से ये योजना है वो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किस राज्य में? वो है हाल ही में संपन्न 44वें जूनियर वर्ल्ड स्केलिंग चैंपियनशिप 2021 में निम्न में से किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? रूस ने, चीन ने, जर्मनी ने या फिर अमेरिका ने? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, तो 44 में जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में रूस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। इसके बारे में अगर देखें तो जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 यानी कि जूनियर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन रूस के शहर उफा में संपन्न हुआ। ठीक है, रूस में ये संपन्न हुआ, रूस ही सबसे ज़्यादा पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 19 पदक के साथ जो है वो रूस पहले स्थान पे है, इसमें गोल्ड जीता, इसमें सिल्वर। भारत की स्थिति अगर देखा जाए जूनियर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो भारत ने 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ जो है 11 पदक जीता और इसी के साथ 11 स्थान पर रहा। इसने जूनियर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता भारत, और ध्यान रखिएगा 11वें स्थान पर है और 11 पदक जीता। पहले प्रथम पे कौन है? रूस है 19 पदक के साथ, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये रूस के शहर उफा में आयोजित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस चर्चा का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुली चर्चा में भारत की अध्यक्षता जो है, भारत की तरफ से अध्यक्षता किया गया है। तो इसका जो चर्चा का विषय क्या था? आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण, कोविड-19, वैक्सीन। तो आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो खुली चर्चा की अध्यक्षता जिसको प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, उसका विषय था समुद्री सुरक्षा। इसके बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अगस्त को डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर खुली चर्चा की अध्यक्षता की गई। यह पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता की गई, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत अगस्त 2021 के महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, ठीक है, उसका अध्यक्षता कर रहा था। उसी दौरान इसने इसकी खुली बैठक के में चर्चा में भाग लिया और मतलब चर्चा किया, और चर्चा में अध्यक्षता किसने किया? वो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन से आज काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स था फ्रेंड। इसमें मैं कुछ अलग से नहीं बता सकती थी, नहीं मैप जोड़ सकती थी। कुछ क्वेश्चंस के नेचर ही ऐसे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसको मतलब समझाने जैसा कुछ रहता नहीं, उनको हम डायरेक्ट बता ही सकते। ठीक है, तो इस तरह से था आज का हमारा क्वेश्चन। देखते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में क्या है। हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं द्वारा किया गया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है फ्रेंड? सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स जो है वो सैन्य अभ्यास किन देश के बीच में किया जाता है? ये सिंगापुर और भारत के बीच में किया जाता है। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री जिसने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जो इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में,
और जो सिंह राज हैं उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ठीक है, जो किसमें, टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धा में। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित लेखक कौन है? सबराना राय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया? सबराना राय को किया गया है। हाल ही में अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अलगाववादी हुर्रियत नेता का नाम क्या था? सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है। तो सैयद अली शाह गिलानी जो कि एक अलगाववादी हुर्रियत नेता थे, इनका भी निधन हो गया, इसलिए चर्चा में थे। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाएगी नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड ने लक्ष्य रखा है अपने यहाँ पे 100% साक्षरता हासिल करने का, कौन? 2030 तक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है, 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 15,000 रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? रोहित शर्मा है, ठीक है। इसके पहले देखिए तो सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, और राहुल द्रविड़ ने और विराट कोहली ने, इन लोगों ने 15,000 रन बनाए। कि 8वें नंबर के रोहित शर्मा जो हैं वो 8वें भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाए हैं। और नेक्स्ट है हमारा, एक्सिस बैंक ने भारत स्विप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय की साझेदारी की है। किससे की है? भारत पे से की है, ठीक है। अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने एक वित्त वर्ष 2021-22 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पीसीएस वगैरह में आते हैं आपके। तो जो मॉर्गन स्टैनली है, ये कहाँ की बैंक है? ये एक निवेश बैंक है, अमेरिका की है। इसने भारत के जो वित्तीय वर्ष यानी कि 21-22 के लिए जो जीडीपी जो ग्रोथ अनुमान रखा है वो है 10.5, ठीक है, 10.5 पे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 5 सितंबर को, ठीक है। ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। देश का पहला कौशल विद्यालय खुलेगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ? काशी में। तो देश का पहला कौशल विद्यालय कहाँ खुल रहा है? काशी में खुल रहा है। 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2, जिसमें हम मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना है ये, की शुरुआत कहाँ से हुई? महोबा जिले से। चलिए कमेंट बॉक्स में आज आपका 2 वर्क है, एक तो हमें हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताना है, दूसरा हमें बताएंगे कि उज्ज्वला योजना का जो प्रथम चरण है वो कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया, किस डेट को शुरू किया गया, वो बताएंगे। देखिए हमें दूसरा तो पता चल रहा है 10 अगस्त को किया गया है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया है उज्ज्वला का जो चरण 2 है, ठीक है, जो कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना है। डेट पूछता है इसीलिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उज्ज्वला का जो प्रथम चरण है किस ईयर को, किस डेट को, किस जगह से शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। एक उत्तर प्रदेश से दीक्षा हैं और बिहार से प्रकृति हैं। तो इनके जो पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर नियुक्त हुई हैं, कहाँ पे? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है मथुरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? मथुरा में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि जितने भी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं उनमें ग्राम पंचायतें उसमें पंचायत सचिवालय बनाया जाएगा। ये करने वाला उत्तर प्रदेश है। मेजर ध्यानचंद के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है। पहली बार 15 से 17 नवंबर को एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर अवार्ड 2021 का आयोजन किया जाएगा वाराणसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, इसको डबल स्टार कर लो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये उत्तर प्रदेश विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फेयर, जो फूड फेयर हो रहा है, और ये 2021 में जो अभी कब नवंबर में होगा, कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं भी देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी वीडियोज़ भी कम देख रहे हो, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा वीडियोज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए चीज़ें, तो वो
चीज़ें और अच्छी रहेंगी। और बाकी हाँ, बहुत से लोगों ने आंसर, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। अभी शुरू में कुछ लोग कर रहे थे, अब लगता है उन लोग के जोश कम हो गए हैं। तो लेकिन नहीं, सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को अपना जो एनर्जी लेवल हमेशा हाई रखिए। जो क्वेश्चंस किया जा रहा है उन क्वेश्चंस को जवाब दीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आज का सेशन जो था उसमें ज़्यादातर फैक्ट्स ही थे, उसमें कुछ ऐसा समझाने जैसी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं उसको ज़्यादा समझाई नहीं हूँ। बाकी फ्रेंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, आपको डिकोड प्लेटफॉर्म जो है, आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है डिकोड का, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा करके इस जो जितने भी करंट अफेयर्स की PDF है वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।